हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th की फ़िज़िक्स का चैप्टर 18 पढ़ेंगे जिसका नाम है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फ़िज़िक्स। और हमने 9th क्लास में भी फर्स्ट चैप्टर में ब्रांचेस पढ़ी थी जिसमें एटॉमिक फ़िज़िक्स और न्यूक्लियर फ़िज़िक्स पढ़ी थी, जिसमें हम लोग कह रहे थे कि एटम की स्टडी करते हैं या न्यूक्लियस वगैरह की स्टडी करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एटम क्या चीज़ है और न्यूक्लियस क्या है। तो डिस्कवरी ऑफ एटम देखते हैं। ग्रीक फिलोसोफर थे डेमोक्राइटस, उन्होंने 585 में ये कॉन्सेप्ट दिया कि ये जो मैटर होता है, अभी मैटर क्या चीज़ है? हमारी खुली आंख जो चीज़ देख सकती है ना, वो सब मैटर है। एनीथिंग अराउंड अस इज जस्ट अ मैटर। तो अब कोई भी चीज़ ले लो अपने, फ़र्ज़ करो कि मैंने एक पेन ले लिया है, तो पेन तो हमें पता है प्लास्टिक का बना है, तो उसका छोटे से छोटा उस प्लास्टिक का जो ज़र्रा है जिससे मिल मिला के वो पूरा पेन बना है, वो आपका जो छोटा से छोटा ज़र्रा है ना, जिससे मिलके वो पूरा पेन बना है, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है वो एटम कहलाता है। तो किसी भी मैटर को आप ले लो तो उसका जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा वो उसका एटम कहलाएगा। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है वो एटम कहलाता है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब एटम ये जो है डेमोक्रेटिस ने 585 में ये कॉन्सेप्ट दिया। उसके बाद फिर मज़ीद जो फ़िलासफ़र आते रहे, उन्होंने अपने अपने हिसाब से एटम को जो है वो डिफ़ाइन करते रहे। तो एटम की ये जो सारी अपग्रेडेशन होती रही, और आज के दौर में जो एटम का स्ट्रक्चर है वो हम कौन सा वाला फॉलो कर रहे हैं वो भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो ये जी इवॉल्विंग एटॉमिक थ्योरी है, जिसके अकॉर्डिंग सबसे पहले ये डाल्टन ने दिया था एटम का जो स्ट्रक्चर। उन्होंने कहा कि जी एटम एक एक बॉल की तरह है। ये जो ब्लेड बॉल्स हैं आपके पास, स्नूकर की जो बॉल होती है, उस तरह की एक हार्ड सी बॉल है जस्ट, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को जब मज़ीद इसको चेंज करा, मतलब इसके अंदर जब थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आई, तो थॉमसन ने, जे थॉमसन ने जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर लिए और कहा कि ये जो गोल सफ़ेयर है, अगर हम इसे पॉजिटिव कंसीडर कर लें तो यहाँ पे कहीं कहीं पे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सजे पड़े हैं। जैसे कि एक आपने पुडिंग तैयार की है, खीर बना लिया और उसके अंदर कहीं कहीं पे आपने प्लम्स लगा दिए हैं, तो ये एक प्लम पुडिंग मॉडल इसको कहा गया था उस वक्त। ठीक है, फिर इससे भी बेहतर की तलाश में गए जब, तो रदरफोर्ड ने एटम के जो स्ट्रक्चर है उसको यूं कहा। अच्छा, ये देख लें, साइड पे भी एटम बना हुआ है, ये वही एटम है जो आज तक हम बुक्स पे देखते आ रहे हैं। तो इस एटम के उन्होंने कहा कि ये जो एक गोल सफ़ेयर है, इसके सेंटर पे एक डेंस हार्ड जो है ना, वो एक कोई कोई चीज़ है। ठीक है, और वो जो चीज़ है ना वो न्यूक्लियस का इन्होंने नाम दिया। तो ये जो आपको छोटी सी बॉल, एक छोटा सा सफ़ेयर जो आपको एटम के सेंटर पे नज़र आ रहा होता है, वो न्यूक्लियस होता है, और ये न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट आपको रदरफोर्ड ने दिया है। ठीक है, उसके बाद इसको भी, इस मॉडल को भी मज़ीद जब इसके ऊपर काम किया गया, तो नील बोहर ने ये कॉन्सेप्ट दिया कि ये जो न्यूक्लियस है जो सेंटर पे बैठा रहता है, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, और वो एक अपने अपने स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में होते हैं, जिन्हें हम लोग वो शेल्स कह रहे होते हैं, के शेल, एल एम एन, वो केमिस्ट्री में हमने जो पढ़े हुए हैं। ठीक, तो ये जो चार किस्म के मॉडल आप देख रहे हो, तो इसमें जो लेटेस्ट वन है जो बोहर का है, वो अभी समझो कि राइज है, मतलब वही हम उसे फॉलो करते हैं। अच्छा जी, एटम को अब देख लेते हैं। एटम ये है। अच्छा, पहले हम अपना एटम जो हमें समझ में आया है, हमें लगा कि एटम जो एक वो गोल एक एग की तरह है, और इसके सेंटर में एक जैसे यॉक होती है एग की, ये सेंटर्ड वाला जो रीजन है ये आपका न्यूक्लियस कहलाता है। और इसके साइड्स पे, ये जो जहाँ पे एग वाइट वाला रीजन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास ये जो न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्या चीज़ है, अब हम थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। कहा जाता है कि ये जो न्यूक्लियस है, इसके अंदर दो पार्टिकल रहते हैं, एक को कहते हैं प्रोटॉन और दूसरे को कहते हैं न्यूट्रॉन। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहर रिवॉल्व कर रहा है, ये सारे चार्ज्ड पार्टिकल हैं, इनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है, और ये एटम के अंदर है। ठीक है, तो ये इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पार्ट्स ऑफ एन एटम, एटम के सेंटर्ड पे जो ये जो आपको ब्लू और सॉरी, ये जो आपको ग्रीन और रेड कलर की बॉल्स नज़र आ रही हैं, ये आपके पास हैं न्यूक्लियस। और उसके बाद ये जो आपको साइड पे नज़र आ रहे हैं, ये जो ब्लू वाली बॉल्स नज़र आ रही हैं, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये सेंटर में ये जो पॉजिटिव बॉल है ये प्रोटॉन है, और ये जो रेड आपको दिख रही है ये न्यूट्रॉन है। ठीक है, न्यूट्रॉन कैरी नो चार्ज। अच्छा, अब ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर क्यों बैठे हुए हैं?
तो इसका ये है कि न्यूट्रॉन जो जो मैस ऑफ प्रोटॉन है, प्रोटॉन का मैस है, और जो न्यूट्रॉन का मैस है वो नियरली इक्वल है, करीब करीब है, ठीक है, बराबर का है, इसलिए वो दोनों एक ही जगह पे बैठ जाते हैं। और ये चूंकि थोड़े से प्रोटॉन का मैस बहुत ज़्यादा होता है, तो ज़ाहिर है न्यूट्रॉन का भी उतना ही है, तो वो दोनों एक ही जगह पे बैठे रहते हैं और ये मैसिव होते हैं और ये सेंटर्ड में ही रहेंगे आपके यहाँ पे, ये हिल जुल नहीं पाएंगे यहाँ पे, इसलिए आपकी जो यॉक होती है वो सेंटर पे रहती है, वो आगे पीछे नहीं घूमती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन थोड़े से लाइटर होते हैं क्योंकि इनका मास कम है, बहुत कम है इन दोनों पार्टिकल्स के निस्बत, तो यहाँ पे ये रिवॉल्व करता रहता है लाइटर होने की वजह से। तो कहा जाता है कि प्रोटॉन का जो मास है ना, मास ऑफ प्रोटॉन है जो, वो 1836 टाइम्स ग्रेटर है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का मास जो है उसको 1836 दफ़ा इकट्ठा किया जाए ना, तो फिर जाके वो प्रोटॉन का एक मास बनता है। तो अभी यहाँ से हमें क्या पता चला कि एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस होता है और उसके साइड पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, बस जी। अब ये जो न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो दो लोग रह रहे हैं, न्यूक्लियस को देख लेते हैं। न्यूक्लियस जो है वो सेंट्रल रीजन है आपके एटम का, और न्यूक्लियस के अंदर दो लोग रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अभी ये जो दो लोग हैं, इन दोनों को कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है, न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स क्या है? न्यूक्लियॉन्स आर द पार्टिकल्स लाइंग इनसाइड द न्यूक्लियस। तो उसके बाद हम अब देखते हैं कि एलिमेंट्स जो हैं हमारे पास, उनकी हम आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में, केमिस्ट्री में आपने 118 एलिमेंट जो हैं वो देखे हुए हैं, और हर एलिमेंट जो है वो एक स्पेसिफिक सिंबल के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। फर्स्ट कर लें कि हम सबसे पहला जो एलिमेंट है वो हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन का एक नंबर होता है जी 1। उसके सॉरी, हम 1 को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो उसके बाद हीलियम है, हीलियम का नंबर 2 है, सो ऑन, या इसका नंबर नीचे एक 4 लिखा जाता है। अच्छा, उसके बाद फिर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और वो सब एक सीक्वेंस में अरेंज हैं, यानी कि एक नंबर के थ्रू उनको अरेंज किया गया है। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं, कोई भी एलिमेंट है, लेट्स से कि हम उसको एक सबसे पहले तो उसकी रखते हैं, एक सिंबल रखते हैं। फर्स्ट करो कि हमारे पास एक सिंबल एक्स है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट है तो उसका नाम ये है, एक्स है। तो इसकी पहचान ना दो नंबर से होती है, जैसे इंसानों की पहचान उनके आईडी कार्ड से होती है, और उनका अपना एक नाम होता है जो कि यूनिक होता है और वो डिफरेंट होता है, किसी के साथ मैच नहीं कर रहा होता। तो वो उसका जो आईडी कार्ड नंबर है ना, वो दो किस्म के नंबर होते हैं एलिमेंट के भी। तो सबसे पहला जो चीज़ है वो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर। और जो दूसरी चीज़ है वो है जी मैस नंबर। एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और मैस नंबर को ए के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। वो ये जो एलिमेंट होता है, एलिमेंट के ऊपर जो है आपका वो मैस नंबर लिखा जाता है, और जो नीचे वाला जो ये जो सबस्क्रिप्ट है, यहाँ पे आपका उसका एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये जो ये स्टाइल कह लें आप इसे, ये यही फॉलो किया जाता है, लेकिन सम केसेस में ये जो मैथ्स नंबर है उसको नीचे और एटॉमिक नंबर को ऊपर भी लिख लिया जाता है, ठीक है। कुछ बुक्स में ये सीक्वेंस भी फॉलो की जाती है। बहरहाल हम ये देखते हैं कि ये कैसे पता चलता है एटॉमिक नंबर क्या चीज़ है और ये मैथ्स नंबर क्या चीज़ है। आपने ये देखना होता है अपने एटम को, ठीक है। तो एलिमेंट्स जितने भी हुए हैं, वो जितने भी चीज़ें हैं, एलिमेंट्स हैं ना, कुछ चीज़ें हैं कुछ, तो वो जो भी एलिमेंट्स हैं वो सब छोटे छोटे एटम से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। तो हर एलिमेंट के पास कुछ ना कुछ एटम्स हैं। तो हमने कोई भी एक एलिमेंट पकड़ लिया और उसका एक एटम ले लिया, उस एटम का ये न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रह रहे हैं, और उसके साइड पे कौन है? इलेक्ट्रॉन है। तो हर एलिमेंट के पास ये जो एटम है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर कैसे बनेगा? अ, आपने देखना है कि न्यूक्लियस के अंदर ये जो प्रोटॉन है ये कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन बना लेते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन। या फिर एक दूसरा तरीका भी है, आप ये कह लो कि इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, यानी कि न्यूक्लियस के बाहर रह के आप डेफिनेशन बना रहे हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके अंदर, ठीक है। और मज़े की बात यह है कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस एटम के अंदर। तो दो तरीके से डेफिनेशन बनती है एटॉमिक नंबर की, नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
उसके बाद है हमारे पास ये जो मैस नंबर है, मैस से ही जैसे कि नाम से ही लग रहा है थोड़ा सा हैवी है, कोई उसका वज़न की बात हो रही है। तो यहाँ पे एटम के अंदर अगर देखा जाए तो वज़नी चीज़ आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। ये न्यूक्लियस आपका, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रह रहे हैं, और वो इस वजह से रह रहे हैं कि दोनों का मैस इक्वल है इसलिए। तो आपके पास ये जो दोनों का जमा करके आएगा जो मैस, उससे आपका मैस नंबर बनेगा आपके पूरे एटम का। तो इसकी हम डेफिनेशन कहेंगे सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जमा करने पे जो बन रहा है वो आपका मैस नंबर बनता है। तो मैस नंबर का फार्मूला क्या हो जाएगा, जिसमें हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन को जमा कर रहे हैं प्लस न्यूट्रॉन को। तो प्रोटॉन को भी मैंने कहा कि जेड के साथ भी ज़ाहिर किया जा सकता है नंबर ऑफ प्रोटॉन को, तो इसलिए इसके फार्मूले के अंदर जेड प्लस एन करके बन जाएगा। और जो है हमारे पास अटोमिक नंबर वो जेड के साथ रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखें हमने कोई भी एलिमेंट ले लिया। अभी यहाँ पे आप हीलियम की ही एग्जांपल ले लो। हीलियम आपका नंबर 2 वाला एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल में नंबर 2 पे है और उसके ऊपर 4 लिखा हुआ होता है। 4 इसका मैस नंबर है जिसे ए से जाहिर कर रहे हैं, और 2 इसका अटोमिक नंबर है जिसे हम जेड से जाहिर कर रहे हैं। अगर हम इसको भी ब्रेक करें तो पता चलेगा कि ये जो एटॉमिक नंबर है ये तो यूनिक है ही है, लेकिन ये जो मैथ्स नंबर है ना इसके अंदर थोड़ी सी मिलावट हुई हुई है। तो कैसे, अगर मैथ्स नंबर कैसे बना हुआ, अगर ये आपको 4 नज़र आ रहा है इसका मतलब इसके अंदर जेड भी है और इसके अंदर न्यूट्रॉन भी है। तो जेड इसके अंदर कितना है, नीचे देखें Z2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस एन की जगह पे भी कोई यहाँ पे चीज़ ऐड हुई हुई है तभी जाके यहाँ पे 4 नज़र आ रहा है ना आपको। तो यहाँ पे एन की जगह पे भी अगर मैं 2 डाल लूँगी तो यहाँ पे ये 4 बन जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर है 2 न्यूट्रॉन है, 2 ही प्रोटॉन है, और इसका मैथ्स नंबर तभी जाके 4 बनेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगली चीज़ जो है आइसोटोप्स हैं। वो आइसोटोप्स क्या होते हैं, हर एलिमेंट के तो नहीं कहूँगी, लेकिन कोई एक एलिमेंट ले लें आप। फर्स्ट करें कि आपने हाइड्रोजन ही ले लिया, ठीक है, ये पहला एलिमेंट आपके पास। तो इस हाइड्रोजन के कुछ छोटे छोटे एटम्स हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं। इसके इसके ना 3 बच्चे हैं, मैंने यहाँ पे 3 बच्चे पहले ही आपको बता देती हूँ। तो ये ना इसके एटम्स हैं। अब इन एटम्स के पास ये है कि बच्चों के साथ ना बाप का नाम लगता ही लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनका जो बाप है ना वो समझो कि एटॉमिक नंबर है वो जेड है, तो जेड इनका सबका सेम है इनके साथ। लेकिन इनके जो अपने नाम है ना बच्चों के वो डिफरेंट है। एक बच्चे को प्रोटियम कहते हैं, ये प्रोटियम है, ये ड्यूटेरियम है, और ये ट्राइटियम है, ठीक है। ये इसके 3 बच्चे हैं। अब मैं ये कह रही हूँ कि इनके साथ बाप का नाम सेम लग रहा है और एटॉमिक नंबर है वो जेड जिसे कह रही हूँ। तो ये ऐसे एटम्स हैं एक एलिमेंट के जिनके पास सेम एटॉमिक नंबर है बट डिफरेंट मैस नंबर। इनके मैस नंबर डिफरेंट है, यानी कि ए इनके पास डिफरेंट है, यहाँ पे भी ए डिफरेंट है, यहाँ पे भी ए डिफरेंट है। इसको A1 कह लो, इसको A2 कह लो, इसको आप A3 कह लो, ठीक है। तो इनके तीनों के नाम डिफरेंट आ रहे हैं लेकिन उनके एटॉमिक नंबर सेम है। तो आइसोटोप्स की हम डेफिनेशन बनाएंगे एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विद सेम एटॉमिक नंबर, जिनके पास एटॉमिक नंबर सेम है, जो कि फादर का नेम है वो सबके साथ लगता है, बट डिफरेंट मैस नंबर, लेकिन उनके अपने नाम डिफरेंट है। तो यहाँ पे देखें 3 किस्म के हमने यहाँ पे वो लिए हैं आइसोटोप्स हाइड्रोजन के। तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे प्रोटियम को देख लें आप लोग। प्रोटियम में क्या है, इसकी अच्छा यहाँ पे इनके फार्मूलाज पहले बना लेते हैं। यहाँ पे ये देखें H11 करके, फिर एक दूसरा आ जाएगा H1 और यहाँ पे 2, और फिर यहाँ पे एक और H आ गया और ये 1 और ये 3, इस तरह करके इनके फार्मूलाज बन चुके हैं। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे ये जो नीचे नंबर होता है ये आपको जाहिर करता है आपके Z को। यहाँ पे ये आ गया आपके पास Z, और ये आपके पास A आपका अटॉम मैस नंबर। यहाँ पे भी ये Z और ये आपका A, और यहाँ पे भी ये आपका Z और ये आपका A, ठीक है। ये नीचे जो है इनके एटॉमिक नंबर हैं और ऊपर इनके मैस नंबर हैं। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहले इसको देख लेते हैं हम। यहाँ पे देखो, अगर इसका ए का मैं फार्मूला बनाऊँ तो ए का फार्मूला कैसे बनता है, Z प्लस एन करके। तो यहाँ पे Z की जगह ए क्या है, ए यहाँ पे भी 1 शो हो रहा है, तो इसका मतलब है Z की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, ये भी 1 थी। इसका मतलब है एन को यहाँ पे 0 ऐड किया जाएगा तभी जाके 1 प्लस 0 तो आपका 1 बनेगा ना। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन कितने हैं, 0 न्यूट्रॉन है जी पहले केस में यहाँ पे। अच्छा जी, अब इसको देखो, इसको देख लें। अब इसको हम थोड़ा सा साइड पे ले जाते हैं। अच्छा, इसका ए का फार्मूला बनाते हैं, ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन होता है। तो यहाँ पे इसका ए कितना है, 2 है, ठीक है। यहाँ पे हमें ये 2 नज़र आ रहा है, इसको A2, इसमें जेड क्या है, 1 है।
इसका मतलब n की जगह पे किसको रखूंगी तो फिर इसका सम करने पे 2 बन जाएगा, तो 1। यहाँ पे 1 अगर होगा तो 1 + 1 करके ये 2 बन जाएगा, तो इसका मतलब है इसके अंदर कितने न्यूट्रॉन हैं, 1 है। उसके बाद हम ये थर्ड एग्जाम्पल को देख लेते हैं। यहाँ पे देखें इसको, इसका पहले फार्मूला बनाते हैं ए का, ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन। तो यहाँ पे इसका ए क्या है, 3 है, तो इसके अंदर जेड क्या है, 1 है, ये देखें सब में कॉमन है वो, प्लस अब 1 के अंदर मैं क्या ऐड करूँगी कि वो 3 बन जाए, 2। ठीक है, तो 2 ऐड करने से आपके पास बन जाएगा 3। तो अब ये देख रहे हो आप कि पहले जो हाइड्रोजन का आइसोटोप था उसमें न्यूट्रॉन कोई भी नहीं था, ज़ीरो था। दूसरे के अंदर न्यूट्रॉन 1 था और तीसरे के अंदर कितने न्यूट्रॉन हैं, 2 हैं। तो हर किसी तीनों आइसोटोप्स में, तीनों बच्चों में न्यूट्रॉन की तादाद डिफरेंट आई है और प्रोटॉन की तादाद सेम है। और बस यही दो चीज़ें हैं, ठीक है, कि एक चीज़ उनकी डिफरेंट आएगी और एक चीज़ उनकी सेम आएगी। तो ये 3 आइसोटोप्स जो हैं वो हाइड्रोजन के हैं। इसके अलावा आप लोगों ने केमिस्ट्री में कार्बन के आइसोटोप्स भी पढ़े हुए हैं, यूरेनियम के भी पढ़े हुए हैं, क्लोरीन के भी पढ़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन आपकी इस चैप्टर में फिज़िक्स में सिर्फ आपके हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। ओके।